mistake of talking about Kashmir as if it's great international. It is something which is a deeply felt domestic issue which affects people right from Kargil down to Kerala. And it's also not a question of only ₹1 प्रतिदिन में मिले कलर्स वाला वैल्यू पैक जल्द ही $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. इस सेशन में तो जम्मू कश्मीर के लोगों को जख्मों को मरहम लगेगा। हम लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर में बैठ के कि जब होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आज 2-3 दिन पहले कश्मीर गए तो उन्होंने कहा कि गलतियां क्या हुई हैं। जब से मैं पैदा हुआ 87 मुझे इलेक्शन याद है। 87 तक क्यों वहां इलेक्शन हो रहा था पीसफुल? क्यों हमसे जम्मू कश्मीर के लोग दूर नहीं थे? क्यों जम्मू कश्मीर के लोग इस मुल्क के लिए मर रहे थे? कभी कोई आवाज नहीं उठी, कहीं कोई गनगोइश नहीं था, कोई ग्रेनेड नहीं था, कोई गोली नहीं थी। वो क्या वजह है? अगर आप एक बात करेंगे जहां जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ मैं बोलूंगा कि 87 में जो लोग मुल्क हैं उनको अकाउंटेबिलिटी की हो जाए, उनसे पूछा जाए, चाहे वो दफन है चाहे वो जिंदा है, कि जो लोग वहां इलेक्शन जीत रहे थे उनको हरवाया गया और जो लोग वहां हारे हुए लोग हैं वो हमारे कमांडर बने हुए हैं जम्मू कश्मीर में। और इसीलिए यहां के अच्छे लोग कह रहे हैं कि हम खानदानी राज को खत्म कर देंगे। उस खानदानी राज के खिलाफ पीछे कौन किसका हाथ था? आप यकीन करें या न करें, एक उम्मीद बड़ी है। हम चाहते हैं, हमारी उम्मीद है कि जब तक जम्मू कश्मीर से रियल रिप्रेजेंटेटिव यहां आएंगे तो सबसे अजीम जो इस ताज में दर्द है, जो इस ताज में गोलियां लग जाती है 24 घंटे, कुछ लोग कहते हैं वहां मिलिटेंट सी है यहां मिलिटेंट सी है। क्यों मिलिटेंट बन गए जम्मू कश्मीर के लोग? क्यों बन गए कश्मीर में लोग? बॉर्डर पर वो बेटी मेरी विधवा नहीं है, जम्मू बॉर्डर पर मेरी बेटी विधवा नहीं है, लद्दाख के उस कारगिल पहाड़ी पर मेरी मां विधवा नहीं है, हमारे लाखों बच्चे यतीम है, हमारी लाखों बहनें जो विधवा है। लेकिन जब वाजपेयी जी आ गए 2004 में, उन्होंने एक पैगाम दिया था जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और 5 साल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मिलिटेंसी खत्म हो गई। आपके पास रिकॉर्ड है, जो व्हाट्सएप पर देखते हैं लोग, वो रिकॉर्ड देख लीजिए। वाजपेयी जी ने वहां के जो विधवा बहनें थी, हमारी छोटी छोटी बच्चियां थी, 20 साल से 50 साल तक हमारी मोर देन 30% बेटियां जो है विधवा हैं, उनको 1,000 रुपया घर जाता था। आप रियल हिस्ट्री नहीं बताते हैं यहां के लोगों को। कश्मीर के लोग मुल्क के लिए जान देंगे, वापस नहीं आएंगे। कश्मीर के लोग बहादुर लोग हैं, वो कोई भिखारी लोग नहीं है।
हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमें मोहब्बत की जरूरत है। हमें मोहब्बत दीजिए, हमें अडॉप्ट कीजिए। मेरी गुजारिश है, आपको याद नहीं होगा जब मिलिटेंसी होती है तो वहां मेरे गांव में एज एमपी मैं गांव में गया, नजदीक है मेरा गांव, वहां पर निलो है उसका नाम, वहां क्रॉस फायरिंग हुआ, मिलिटेंट ने ग्रेनेड फेंक दिया इस पर कैंप पर, वहां से गोली लगी। एक ही बेटा था एक घर में निलो में, व्हाट्सएप पर देखना, वो बेटा ही मारा गया 3 साल पहले। और सारा गांव सोचता है कि शायद हमें आर्मी मारने के लिए आई है। आपको रियल पोजीशन देखनी पड़ेगी वहां जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। मेरी गुजारिश है होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, मेरी गुजारिश है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कि यहां से जो बाहर में है, लेफ्ट में है, जो राइट में, जो भी है, कुछ एमपीज हमारे साथ आए, हम 2 एमपी है। गांव गांव में देख लीजिए आप कि लोगों में जख्म कैसे लगे हैं। हिंदुस्तान के खिलाफ लोग नहीं है, आपको वो देखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान को कौन कमजोर कर रहा है, वो ऐसी सिचुएशन है। हमारे लोगों को कौन बॉर्डर पर मार रहा है, हमारे लोगों को कौन अंदर मार रहा है। वहां एक मैसेज है, हमारे ही लोग हमें मर रहे हैं, हमारे बच्चों को मरा रहे हैं। हमारे इंजीनियर कैसे बंदूक उठाते हैं, हमारे स्कॉलर कैसे बंदूक उठाते हैं, इसका बैरूनी हाथ है। जब तक आप बैरूनी हाथ नहीं काट देंगे, अंदर के हालात कैसे ठीक होंगे। यह हमारा तजुर्बा है। लिहाजा मेरी गुजारिश है, जिन लोगों जो मेरे बार बार कहा कि कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है, हिंदुस्तान के लोग मोहब्बत करते हैं देश से, हिंदुस्तान के नौजवान, हमारी माएं, हमारी बहनें मोहब्बत करते हैं। हमको पता है, हम अनगढ़ है, मैं किसान का बेटा हूं। मेरे हालात, घर के हालात अपने देखेंगे तो पता चलेगा किस फैमिली से है। मैं पॉलिटिकल फैमिली से हूं, जेटली साहब को पूरा पता है, जेटली साहब मुझे जानते हैं पूरा, हमारी फैमिली को, हम कितने जख्म से हैं। लेकिन जब आप उन जख्मों को मरहम नहीं लगाएंगे, आज मुझे उम्मीद है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, आज हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को उम्मीद है होम मिनिस्टर से कि उन्होंने दिल की बात कही। अगर मैं उनकी बात यहां दोहराऊं शायद आग लगेगा, आप लोग नाराज हो जाएंगे। मैं नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा कश्मीर में पहली बार हड़ताल नहीं हुआ। आप इसको देखिए, टेस्ट कीजिए कि कश्मीर में एक होम मिनिस्टर जाने के बाद पहली बार 30 साल में कोई हड़ताल नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई सड़क पर नहीं आया। और हम अमरनाथ यात्रियों को मोहब्बत करते हैं, हम सदियों से इस अमरनाथ यात्रा को मोहब्बत करते हैं। हम कश्मीर के मुसलमान, जो मेजॉरिटी मुसलमान, हम चाहते हैं, यहां से टूरिस्ट जाते हैं उनसे पूछिए, यहां हमारी बेटियां जाती हैं टूरिस्ट, उनसे पूछिए। लेकिन जो बच्चा वहां उनकी रखवाली करते हैं, उनके हस्बैंड नहीं है, उनके बेटे नहीं है, उनके दामाद नहीं, उनकी तरफ दाव दीजिए। मेरी पुरजोर इल्तिमास है, हमारी आवाज कमजोर है, लेकिन आपसे जब मिलेगी तो मजबूत आवाज बने। धन्यवाद नाजिर साहब। जम्मू कश्मीर धन्यवाद, मुल्क का ताज है और इंशाअल्लाह वो बसता रहेगा। धन्यवाद नाजिर, शुक्रिया, धन्यवाद, अल्हम्दुलिल्लाह, धन्यवाद नाजिर। श्री रामदास आठवले, मैं बताना चाहूंगा कि इस श्रेणी में 8 वक्ता हैं, लगभग 3 साढ़े 3 मिनट तक आपका बयान। 7 मिनट दीजिए। समय की सीमा है, 6 बजे तक हम सबको बैठना है, इसको कंक्लूड करना है, इसलिए आपसे निवेदन होगा 3 मिनट। डिप्टी चेयरमैन सर, जम्मू कश्मीर में लागू हो रहा है राष्ट्रपति शासन। जम्मू कश्मीर में लागू हो रहा है राष्ट्रपति शासन, उसके सपोर्ट में मैं दे रहा हूं राज्यसभा में भाषण। नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करना है भारत नेशन। नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करना है भारत नेशन। जम्मू कश्मीर को न्याय देने का है अमित भाई का मिशन। कांग्रेस ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और पीडीपी ने वहां बहुत साल तक किया राज। कांग्रेस ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, पीडीपी ने वहां बहुत साल तक किया है राज। इसलिए राष्ट्रपति शासन की स्थिति आ गई है आज। जम्मू कश्मीर को हमें चढ़ाना है राष्ट्रवाद का ताज। जम्मू कश्मीर को हमें चढ़ाना है राष्ट्रवाद का ताज। हम सब मिलकर इस बिल का समर्थन करते हैं आज। मेरे मन में जम्मू कश्मीर का है स्पंदन। मेरे मन में जम्मू कश्मीर का है स्पंदन।
इसलिए मैं करता हूं अमित भाई का अभिनंदन। मैं तोड़ता हूं कांग्रेस वालों का बंधन और करता हूं पाकिस्तान का रणकंदन। हमें चाहिए एक राज्य एक राष्ट्र, हमें चाहिए एक राज्य एक राष्ट्र, लेकिन जम्मू कश्मीर दिखता है परराष्ट्र। इसका हमें बहुत हो रहा है कष्ट, इसका हमें बहुत हो रहा है कष्ट। हमें खत्म करना चाहिए 370 कलम नष्ट। जम्मू कश्मीर है बहुत ही सुंदर, जम्मू कश्मीर बहुत ही है सुंदर, इसलिए वो चाहिए भारत के अंदर। हमें जम्मू कश्मीर का है अभिमान, वो भारत में ही है। हमें जम्मू कश्मीर का है अभिमान, बढ़ानी है मैं उनकी शान। हमें जम्मू कश्मीर का है अभिमान, बढ़ानी है हमें उनकी शान। हमारा हमेशा रहता है पाक व्याप्त कश्मीर की तरफ ध्यान, हमारा हमेशा रहता है पाक व्याप्त कश्मीर की तरफ ध्यान, इसलिए लगाना है हमें पाकिस्तान पर बयान। तो आज ये जो बिल लाया गया है, एक तो मतलब पीडीपी और बीजेपी एक साथ आए थे, लेकिन पीडीपी की भूमिका थोड़ी सी अलगाववादी लगी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट निकाला। लेकिन तब कांग्रेस पार्टी और पीडीपी ने एक साथ आना चाहिए था। जिस तरह मतलब बीजेपी और पीडीपी का अलायंस टूटा, उसी तरह उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का अलायंस टूटा। मतलब वो तो टूटते रहता है, वो टूटा, तो इसलिए ठीक बात है। तो इसलिए ये जो आज का बिल आया है, एक तो इलेक्शन कमीशन ने बताया कि भाई हमको और थोड़ा टाइम मिलना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए 6 महीना बढ़ाने की आवश्यकता थी। और अमित भाई ने गृह मंत्री के नाते ये बिल लाया है। ये बिल बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में 6 महीने के बाद इलेक्शन होने वाले है, इलेक्शन हो जाएगी तो बीजेपी वहाँ जीतने वाली है, और वहाँ मतलब 2 पार्टी का राज्य आना ठीक नहीं है, क्योंकि एक पार्टी का राज्य आना चाहिए, नहीं तो फिर और 2 पार्टी का आएगा तो और भी जल्दी टूट जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए वहाँ भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही अच्छा बहुमत मिलेगा। मेरा निवेदन ये है कि मतलब कश्मीर में मुस्लिम समाज की संख्या ज़्यादा है, जम्मू में हिंदू समाज की संख्या ज़्यादा है, लद्दाख में बुद्धिस्ट समाज की संख्या ज़्यादा है, तो नाम खाली जम्मू और कश्मीर है। तो मैं गृह मंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे बौद्ध समाज को अलग मत करो, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख इसी तरह का भी नाम उसमें करने के संबंध में विचार करने की आवश्यकता है। और मेरी पार्टी की तरफ से मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ, और आप सब लोग भी समर्थन करो। कांग्रेस वालों को समर्थन करने के बगैर कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि ये बिल का समर्थन नहीं करेंगे तो, क्योंकि 356 जो कलम है, इस कलम का उपयोग कांग्रेस पार्टी ने बहुत बार किया है। जब एनटीआर की सरकार थी आंध्रा में, तब एनटीआर की सरकार बर्खास्त करने का निर्णय आपने लिया था। तब मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी की पत्नी माई साहब अम्बेडकर जी के साथ मैं वहाँ एनटीआर का सपोर्ट करने के लिए गया था। तो हम कोई 356 का बहुत बड़ा सपोर्ट करते हैं नहीं है, लेकिन जब ऐसा वक्त आ जाता है तब मतलब इसी तरह का उपयोग करना पड़ता है। और 356 हम अभी यहाँ लगा रहे हैं, हम कोई वेस्ट बंगाल में लगाने के लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन वहाँ शांति होनी चाहिए। वो हमारे मित्रों को कहना है कि भाई वहाँ शांति रखनी चाहिए, एक दूसरे पर हमला मत करो, जय बंगला भी बोलो, जय श्री राम भी बोलो, जय भीम भी बोलो, जो बोलना है वो बोलो, लेकिन वहाँ जो संघर्ष है वो मतलब वहाँ से शांति होनी चाहिए। और वहीं से गड़बड़ी ज़्यादा चलती रहेगी तो मेरा कहना ये है कि वहाँ भी 350 लगाने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा मत लगाओ। ममता जी को अभी 1-2 क्या 6 महीने रह गए हैं, उनको 6 महीने राज करने दो, बाद में अपनी सरकार आने वाली है, काय के लिए 350 लगाना है। धन्यवाद ठाकुर जी, मतलब आप भी मतलब अच्छा काम करते रहो, और इसीलिए मैं इस बिल का तो समर्थन करता हूँ, और ये बिल पास हो जाएगा ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। माननीय भूपेंद्र यादव जी, पार्टी की तरफ से 25 मिनट समय है। सम्माननीय उपसभापति महोदय जी, आज माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा
जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की आगामी 6 महीने की अनुशंसा करने का संकल्प इस सदन में लाया गया है और उसके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में जम्मू, कठुआ और सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा पे रहने वाले लोग हैं उनके लिए आरक्षण के लिए विधेयक भी लाया गया है। हमारी पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जम्मू कश्मीर के समाधान के लिए एक सूत्र दिया था। मैं अटल जी के वाक्यों को कोट करना चाहूंगा कि कश्मीर समस्या का हल कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत के 3 सूत्री फार्मूले में है, अर्थात पूरी कश्मीरी संस्कृति को मौजूदा लोकतांत्रिक ढांचे के तहत इंसानी दायरे में सुरक्षित रखना। और मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और जो बयान माननीय गृह मंत्री जी ने लोकसभा में दिया, उस बयान को देखने के बाद हम बड़े विश्वास के साथ कह सकते हैं जो माननीय गृह मंत्री जी के लोकसभा के बयान में आया कि हम न तो जम्मू कश्मीर में कश्मीरियत पर आंच आने देंगे, न जमहूरियत का गला घोटने देंगे, न इंसानियत को शर्मसार होने देंगे। हम जम्मू कश्मीर के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। पिछली बार जब यहां पर बहस हुई थी, हमारे प्रतिपक्ष के नेता श्री गुलाम नबी आजाद जी द्वारा कहा गया था कि यूपीए के शासनकाल में जम्मू कश्मीर एक प्रगतिशील राज्य बना। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले एक कार्यकाल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जम्मू कश्मीर के प्रति उनकी सरकार ने जो अथक प्रयास किए, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा स्तर यानी रूसा के दूसरे फेज से जुड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत जम्मू कश्मीर में की गई और उसके साथ ही जम्मू कश्मीर में 70 मॉडल डिग्री कॉलेज, 11 प्रोफेशनल कॉलेज, एक महिला यूनिवर्सिटी, 60 से अधिक एंटरप्रेन्योर इनोवेशन और कैरियर क्लब का शिलान्यास उद्घाटन करके जम्मू कश्मीर के नौजवानों को नया राह देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने किया। और यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जम्मू कश्मीर को देश का पहला ऐसा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा जहां हर गांव तक पीने का पानी उपलब्ध होगा। सरकार का यह बहुत सराहनीय प्रयास जम्मू कश्मीर के लिए रहा है। और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को विकास की धारणाओं के साथ, विकास के लक्ष्यों के साथ जोड़ने के लिए मैं यहां सदन में बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में 2 एम्स स्थापित करने के लक्ष्यों को सरकार ने शुरू किया। 2,000 करोड़ रुपए से राज्य में IIT और IIM की स्थापना की गई। श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाली सुरंग के निर्माण 9,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य किया गया। अन्य परियोजनाओं में 5,100 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से जम्मू अखनूर पुछ सड़क, लंचुलुंगा दर्रा, तंगलंग पास के पास 5,000 करोड़ रुपए, जम्मू और श्रीनगर में रिंग रोड में 3,750 करोड़ रुपया, कारगिल जास्कर सड़क और राज्य के युवाओं को रोजगार देने के लिए उड़ान, हिमायत, प्रधानमंत्री कौशल विकास जैसी योजनाएं जम्मू कश्मीर में शुरू की गई, जो भारतीय जनता पार्टी की और हमारी सरकार की जम्मू कश्मीर की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। महोदय, इस सदन में जब हम चर्चा करते हैं तो हम चर्चा इस बात के लिए नहीं करते कि हम इतिहास में किसी शख्सियत की स्थिति को कमजोर करना चाहते हैं। हम बड़ी स्पष्टता के साथ ये कहना चाहते हैं कि भारत जिस परिस्थितियों से निर्मित हुआ, आने वाले समय में जो भारत हम बनाना चाहते हैं, उस भारत को बनाने में अगर कोई गलतियां हुई हैं तो उसको सुधारने का काम करना चाहिए। और मैं यहां ये कहना चाहूंगा, आज आनंद शर्मा जी नहीं है। जब राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ था, आनंद शर्मा जी ने एक इतिहास का तथ्य रखा था और मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो इतिहास का तथ्य रखा था वो एक दुर्भावनापूर्ण तरीके से गलत इतिहास का तथ्य रखा था। उन्होंने हमारी पार्टी के लिए कहा था कि बंगाल में हमारी पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब सरकार में मुख्यमंत्री बने थे
उप मुख्यमंत्री बने थे तो मुस्लिम लीग से समझौता था। मैं कहना चाहूंगा आनंद शर्मा जी, आप इस सदन के रिकॉर्ड को ठीक करिए। बंगाल में जो समझौता हुआ था वो फजलुल हक की पार्टी के साथ था, जो कृषक समाज पार्टी थी। और उस समय कांग्रेस के नलिनी रंजन सरकार ने अंग्रेजों के इशारे पर मुस्लिम लीग और कृषक समाज पार्टी की सरकार बनवाई। बंगाल में पहला म्युनिसिपैलिटी का जो कम्युनल बिल था वो लाया गया था। कांग्रेस उस समय भी चुप थी, उसका विरोध करने का काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। इतिहास के तथ्यों को कम से कम आप सही तरीके से तो रखें। और इसलिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, उनको श्रद्धांजलि देते हुए देश के बहुत सारे महापुरुषों ने उनके बारे में कहा, हमने उनके जीवन से प्रेरणा पाई है। और हमारी पार्टी जिस राष्ट्रवाद के मिशन को लेकर आगे बढ़ी है, हमारी पार्टी इस बात का नमन करती है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी पूर्वज पार्टी जनसंघ के संस्थापक ने राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता के लिए अपना बलिदान दिया। हम उस परंपरा से आगे बढ़ने वाले लोग। और इसलिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब धारा 370 का विरोध किया, उनके जीवन के बारे में डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था। और मैं उसी बात से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व के बारे में भी यहां सदन में कहना चाहूंगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने श्यामा प्रसाद जी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा था, अपने सार्वजनिक जीवन में वह अपनी अंतरात्मा की आवाज को और अपनी अंदरूनी प्रतिबद्धताओं को व्यक्त करने से कभी डरते नहीं थे। खामोशी से कठोरतम झूठ बोले जाते हैं। जब बड़ी गलतियां की जाती है तब इस उम्मीद में चुप रहना अपराध है कि एक ना एक दिन कोई सच बोलेगा। ये करने का काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। और इसलिए आज आप वो खामोशी में कही गई सारी बातों को केवल ये दबाना चाहते हैं। आप ये केवल दबाना, वो मुस्लिम लीग के लीडर नहीं थे, सुहारवर्ती उस समय मुस्लिम लीग के लीडर थे। आप तथ्यों को पहले देख लीजिए। वो कृषक समाज, सर मत बोलो। मेरी गैर मौजूदगी में मैंने सुना भूपेंद्र यादव जी ने मेरा नाम लिया था। सदन के नियम कहते हैं अगर किसी सदस्य का नाम लिया जाए उसको अधिकार है अपनी बात बताने का। जो मैंने कहा था वो ऐतिहासिक सत्य है। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो प्रस्ताव पारित करा था मुस्लिम लीग ने, हिंदू महासभा ने उसका विरोध करने का। सूबों में कांग्रेस की सरकारें हट गई थी। 2 सूबों के अंदर, बंगाल और पंजाब में, ऑल्टरनेट गवर्नमेंट बनाने का, वैकल्पिक सरकार बनाने का आश्वासन वाइसरॉय को दिया था लिखित में। वो सारे कागज मौजूद हैं। और बंगाल में जो सरकार बनी थी उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे और फजलुर रहमान मुख्यमंत्री थे। इन्होंने, और उसके साथ मेरे को याददाश्त से कह रहा हूं, बंगाल के गवर्नर लिनलिथगो थे। उनको पत्र लिखकर कहा था कि ये वाइसरॉय कि उसको कुचल दिया जाए भारत छोड़ो आंदोलन को, क्योंकि ये बगावत है हर मैजेस्टी की सरकार के खिलाफ। मैं सभा पटल में बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं, मैं सारे वो पत्र रख दूंगा। आज अगर मैं कह रहा हूं मैं कल राखी रख। धन्यवाद। आनंद शर्मा जी, सब चीजें याददाश्त में नहीं होती, उम्र के साथ याददाश्त कम हो जाती है। तथ्य मैं आपको कह रहा हूं, आप सदन पटल में रख दीजिए। मैं आपको स्पष्टता के साथ अब भी कह रहा हूं कि फजलुल हक जो थे वो कृषक समाज पार्टी के थे और सोहारवर्दी बंधु जो थे वो मुस्लिम लीग के थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के चुंगल से बंगाल को मुक्त कराने का काम किया था। लेकिन जब बंगाल में म्युनिसिपैलिटी का बिल आया था और पृथक निर्वाचन आया था तो कांग्रेस अपने इतिहास में अपनी जिम्मेदारी से भागी थी। और आज और अपनी जिम्मेदारी को आपने विरोध नहीं किया, आपने विरोध नहीं किया। और यही बैंड ऑर्गेनाइजेशन और यही कांग्रेस की लीडरशिप जेल में थी। आप लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, आप सरकारें बनाई थी। इतिहास की। आनंद जी बैठ जाइए, आपकी बात आप बोले। आप आनंद जी तर्क और वितर्क करने में नहीं, पर मैं आप
मैं आपको हो गया आप आपने कह दिया लिखी गई थी। माननीय आनंद जी, आपने अपनी बात कह दी है, आपने कह दी है अपनी बात। सवाल किए थे, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, ये बात कह दी है, आपने बात की। भूपेंद्र जी आप आनंद जी, भूपेंद्र जी आप बोले। आनंद जी, आवेश में आने से आवेश, माननीय आनंद जी आवेश में उन्हें बोले, आप बोले। माननीय उपसभापति महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई भी देना चाहूंगा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में आंतरिक सुरक्षा के विषयों को लेकर के अभी हाल ही में यात्रा करी, और बहुत दिनों बाद जो हमारे पीडीपी के भाई कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर की रक्षा करने के लिए वहां के जो हमारे पुलिस बल के जवान शहीद होते हैं, मैं गृह मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने उनके घर जाकर के उनके मनोबल को बढ़ाया। और आज हमारी सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, और इसलिए वहां पर जाकर जम्मू कश्मीर के सामाजिक संगठनों के साथ भी बात करी। और आज जो जम्मू कश्मीर के हालात बने हैं, हमारी सरकार के प्रयासों से जम्मू कश्मीर में सब प्रकार की घटनाओं में जो उग्रवाद की घटनाएं हैं उसमें कमी आती है। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विशाल आज़म और हम हाजिर हैं इस वक्त एक खास पेशकश के साथ। दरअसल जब जब बारिश का मौसम होता है तब तब इस तरह की खबरें आती हैं कि बारिश से जूझने के लिए और बारिश से पैदाशुदा हालात से निमटने के लिए हमारे कॉरपोरेशंस, हमारी हुकूमत, हमारी इंतजामिया कितनी तैयार है। आज हम खास तौर से जिक्र कर रहे हैं महाराष्ट्र में मुंबई की जो हालात हैं, मुंबई में कैसे बारिश ने लगातार पिछले कुछ दिनों से जो बारिश हो रही है उसने आम लोगों की जिंदगी पर बहुत ज्यादा असर डाला है। कई जगहों से ऐसी खबरें हैं जहां पर लोगों की जिंदगियां बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि रुक सी गई हैं, थम सी गई हैं। और कई नशेबी इलाके खास तौर से ऐसे हैं, कुर्ला है या भोईवाड़ा है, इन तमाम इलाकों में बहुत ज्यादा पानी का जमाव है। तो सवाल यह उठता है कि ऐसे में बीएमसी के दावों का आखिर क्या? और इसी के साथ अब तो इसको लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि हर साल जब भी ये मौसम आता है और मानसून की बारिश तेज हो जाती है, तो चूंकि मुंबई समंदर के किनारे बसा है, ऐसे में जो बैक वाटर्स हैं, उसके अलावा जो साहिली और जो नशेबी इलाकों में पानी का जमा हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान कुन मरहला होता है। खबरें इस तरह की हैं कि कई स्टेशनों पर लगातार भीड़ जमा है, चूंकि बहुत सारी ट्रेनें को कैंसिल कर दिया गया है, ट्रैक पर कई जगहों पर पानी आ चुका है। असल में वहां पर हालात इस वक्त हैं क्या और किस तरह वहां पर बीएमसी नाकाम साबित हो रहा है, लेकिन साथ साथ ये भी कि उसकी कोशिश कितनी रही है। हम इन तमाम बातों पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेंद्र दत्तात्रेय नारावानकर, जो एक्स म्युनिसिपल इंजीनियर हैं। आपका इस्तकबाल है। साथ ही हमारे साथ हैं वसीम, हमारे नुमाइंदे। वसीम, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, इस वक्त क्या मौजूदा हालात आप देख पा रहे हैं? मुंबई पानी पानी हो रहा है, लेकिन क्या बीएमसी पानी पानी हो रहा है? उसे शर्म इस बात पर आती है कि वो तमाम दावों के बाद भी नाकाम साबित होती है। जी, जरूरी कहा जा सकता है। जिस तरह से बीएमसी ने जो दावे किए थे कि इस साल बरसात में सड़कों पर पानी नहीं आएगा, और कुछ ही घंटों की बारिश ने, फिलहाल तो पिछले 24 घंटे जिस तरह से बारिश हुई और उसकी जो तस्वीरें सामने आई थी कि सड़क नहीं बाकायदा तालाब नजर आने लगी थी, बीच में कुछ वक्त के लिए जरूर बारिश बंद हुई, उस दौरान जो सड़कों से पानी निकाला गया है, लेकिन पिछले 1 घंटे से लगातार फिर बरसात हो रही है और यही नजारा रहा। तो हो सकता है कि
फिर वही सुबह की तस्वीर एक बार फिर मुंबई में देखने मिल सकती है। जहां तक बीएमसी की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि नाले सफाई हो चुके हैं। इस बार बीएमसी की तरफ से पूरे इंतजाम कर दिया गया है और कहीं भी प्रॉब्लम इस बार नहीं होगी। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ इस बार मुंबईकरों को खास करके इस बरसात में देखने मिल रहा है। हमने देखा सुबह से ही लोग अपने कार्यालय नहीं पहुंचे, कई ऑफिसेज बंद थी, कई ऐसे इलाके थे, मुंबई के 13 ऐसे इलाके थे जो पूरी तरह से पानी में हो चुके थे और वहां की जो स्कूलें हैं वो तक बंद करना पड़ा। कई लोग जो घरों से निकले थे और अपने कार्यालय नहीं पहुंचे और कई घंटों तक वो ट्रेन या बसों में रह गए। इस तरह की परिस्थिति साफ तौर पे दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं आम मुंबईकर भी काफी परेशान नजर आ रहा है। जो घटनाएं सामने आ रही है वो बड़ी घटना होते हुए भी लोग बच चुके हैं। इस तरह के हादसे टल चुके हैं। यहाँ पे हमने देखा कि जिस तरह से बारिश के दौरान मुंबई पुणे के बीच मालगाड़ी का डब्बा खसका, उसके बाद जो मुंबई की तरफ से जाने वाली जो गाड़ियां हैं वो कैंसिल कर दी गई। और जिस तरह से बारिश के दिनों में तेज हवाओं की वजह से कई जगहों पे हमने देखा पेड़ की टहनियां हैं वो गिरी। ऐसे कुछ 56 मामले सामने आए, किसी तरह की इंजरी नहीं है। शॉर्ट सर्किट को लेकर 21 मामले हैं जिसमें एक व्यक्ति की जान तक चली गई। इसी तरह देखा जाए तो मुंबई में बारिश ने आम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। लोग इस तरह से परेशान हैं, इस कदर बीएमसी को लेकर नाराजगी उनकी है कि जिसका इतना बड़ा बजट है और जो फैसिलिटी उन्हें मिलनी चाहिए थी वो फैसिलिटी नहीं मिल पा रही। तो सवालिया निशान तो एक बार फिर उठते हैं बीएमसी पे। जी वसीम, सवाल ये है कि ये बिल्कुल पहले से तय होता है, ये मालूम होता है कि मुंबई के नशेबी इलाके कौन कौन से हैं, यानी निचले इलाके कौन कौन से हैं, कहाँ पानी का जमाव ज़्यादा हो सकता है, कहाँ पर पानी का जमाव होने की वजह कर उसकी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, किन ड्रेन से या नालियों से पानी को निकाला जा सकता है। तो ऐसे में क्या आपने महसूस नहीं किया कि बारिश से ठीक पहले इस पर कुछ खास तवज्जो दी जा रही हो? देखिए, बीएमसी का ये कहना है कि बारिश से पहले ही सारी चीजों को तवज्जो दिया गया था। यही वजह है कि सारी तैयारियां हो चुकी है। 235 पंप लगाए गए हैं पूरे मुंबई में, 7 पंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं ताकि पानी जल्द से जल्द निकाला जा सके। लेकिन हर साल की तरह इस साल भी हमने देखा है कि पंपों की संख्या बढ़ने के बावजूद भी सड़कों पर पानी बंद नहीं हुआ भरना। अब भी लोगों की जो परिस्थिति है दिन ब दिन खराब होती नजर आ रही है। ये वही इलाके हैं जो हर साल की तरह हमेशा मुंबई को तकलीफ देते हैं। हिंदू माता का इलाका हो, दादर टीटी जंक्शन हो, साइन कोलीवाड़ा हो, साइन स्टेशन है, कुर्ला है, ये दो ऐसे 13 इलाके हैं। इन इलाकों में इस तरह से पानी सड़कों पे भर जाता है कि लोगों को ऐसा महसूस ही नहीं होता कि कभी यहाँ सड़क थी। ऐसा एहसास होता है कि भैया यहाँ पे कभी ना कहीं तालाब थे। इस तरह के नजारे साफ तौर पर दिखाई देते हैं। जाहिर है वसीम, ऐसे में हादसात भी काफी बढ़ जाते होंगे, उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफें होती है। जी वसीम, मैं ये कह रहा था कि ऐसे में जो हादसे होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, वो भी काफी बढ़ जाते होंगे। हाँ जी जरूर। जिस तरह से देखा गया है कि बारिश के दिनों में अगर जल भराव होता है उस दौरान जो पोर्ट होल्स होते हैं उससे लेकर भी काफी लोगों को दिक्कतें होती है। ड्राइविंग को खास करके तकलीफें होती हैं। कई हादसे हुए। हमने देखा कि बारिश शुरू होने से पहले जिस वक्त प्री मानसून भी नहीं हुआ था उस दौरान ही पेड़ के गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई थी जी। और नेक्स्ट जब दोबारा बारिश शुरुआत हुई उस दौरान भी बिजली के चपेट में आके 2 लोगों की मौत हुई और कल के बिजली के शॉर्ट सर्किट से 1 मौत हुई। यानी कि जो मौतों का जो सिलसिला है वो कम नहीं हुआ है, हादसे हमेशा बढ़ते नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से ये परिस्थिति बनी हुई है तो इससे कहीं ना कहीं निपटना बहुत जरूरी है। ये मामला महज सिर्फ यहाँ का आम लोगों से जुड़ा हुआ नहीं थी। विधानसभा सत्र चल रहा है, उस दौरान हमने देखा है कि विधानसभा में एमएलए की संख्या भी कम नजर आने लगी। इसकी वजह ये थी कहीं ना कहीं वो भी पानी में ट्रैफिक में अटके हुए थे। जी बिल्कुल वसीम, मैं आपके पास फिर आता हूं और इस वक्त राजेंद्र दत्तात्रेय नारवानकर हमारे साथ हैं जो एक्स म्युनिसिपल इंजीनियर हैं। राजेंद्र जी, आपका बहुत इस्तकबाल है। सवाल सीधा ये है कि क्या ये जो मौजूदा परिस्थिति है, जो हालात है, हम किसे इसके लिए जिम्मेदार ठहराएं? राजेंद्र जी, आपको आवाज मिल रही है? राजेंद्र जी को मेरी आवाज शायद नहीं मिल पा रही है। हम फिर कोशिश करेंगे उनसे सवाल करने की। दरअसल एक्स म्युनिसिपल इंजीनियर है राजेंद्र दत्तात्रेय और हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह वहां पर जो बीएमसी की अगर ये दावों की पोल खुलती नजर आती है तो उसमें क्या
क्या चीजें हैं जो मायने रखती हैं और कहां पर नाकामी साबित होती है? राजेंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो, राजेंद्र को हमारी आवाज मिल पा रही है। वसीम, आप फिर आपके पास आ रहे हैं। वसीम, सवाल एक ये है कि एक तो तैयारी है बीएमसी की, सवाल इस बात को लेकर भी उठता है कि दावे या इस बात का इरादा करना कि हाँ हमने इस पर सारी तैयारियां कर ली हैं, क्या ये मुश्किल हो पा रहा है कि एसेस नहीं किया जा सक रहा है कि बारिश आने वाली है तो किस तरह का की इंटेंसिटी के साथ वो आएगी, और इससे अंदाज़ा करने में जो गैप रह जा रहा है वही वजह है गालिबन कि जल जमाव नशेबी इलाकों में बढ़ जा रहा है और इस नतीजे में जो हादसा भी हो रहे हैं? वसीम, तैयारियों की बात करें तो 4 महीना पहले ही बीएमसी की तैयारियां शुरू हो जाती है कि किसी भी तरह से कोई भी नाले चाहे छोटे हो या बड़े हैं वो साफ सफाई पूरी तरह से हो जाए ताकि मुंबई करों को परेशानी ना हो। लेकिन अब भी हमने देखा कई ऐसे इलाके हैं जहां पे अब भी नाले सफाई पूरी तरह से नहीं हुए। हमने जब कुछ अधिकारियों से जानने की कोशिश की कि इस बार क्या वजह है कि नाले सफाई सही तरीके से नहीं साफ काम नहीं हो पाया है, उनका बंद कैमरे के सामने कहना था कि कई बार ऐसा हुआ कि इस बार तैयारियां देर से शुरू हुई, लोकसभा के चुनाव थे, कई जो अधिकारी थे वो चुनाव में बिजी थे, ऐसा भी उनका कहना था। लेकिन कहीं ना कहीं इसका इंतजाम बीएमसी को करना जरूरी था क्योंकि कुछ ही महीने बचे थे बरसात को लेकर और हर बार की तरह ये तस्वीर भी बदलती नजर आ रही। कई जगहों पे हमने देखा है कि प्रकल्प के काम चल रहे हैं, मेट्रो के काम चल रहे हैं, उस दौरान भी सड़कों पर जो पानी निकलने का जो एक जरिया होता है वो बंद हो गया है। तो ये भी एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे दिखाई दे रही है। मुंबई में अगर सबब के इलाके में बात करें तो मलाड हो, अंधेरी हो, ये यहाँ पे मेट्रो के काम चल रहे हैं, वहां पे बारिश की वजह से काफी पानी भर जा रहा है, लोगों को आवाजाही में काफी वक्त लग रहा है। जिस रूट में 5 से 10 मिनट लगते थे, लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है वहां तक पहुंचने के लिए। जी वसीम, आप इस वक्त जहां पर खड़े हैं, क्या हम आप कैमरामैन से कह सकते हैं कि वो जरा आसपास का नज़ारा दिखाएं, कैमरा घुमा करके किस सिचुएशन में इस वक्त वहां पर जो लोग वहां पर रह रहे हैं या वहां से आसपास गुजर रहे हैं? वसीम, देखिए इस वक्त मैं मलाड इलाके में खड़ा हूँ। मलाड ईस्ट वेस्ट को ये जोड़ने वाला सबवे है। ये सबवे तो कुछ देर पहले इसकी हालत हमने देखा था एकदम खाली सा नजर आ रहा था, लेकिन महज 1 घंटे की बारिश में ये पानी भर चुका है यहाँ पे। और जिस तरह से जिस स्पीड से बरसात शुरू है, अगर इसी तरह से रही तो और भी दिक्कतें हो सकती हैं यहाँ से। ये ऐसा सबवे है जो ईस्ट और वेस्ट को जोड़ता है। अगर यहाँ पानी भर जाता है तो लोगों को कांदीवली से मलाड वेस्ट में आना है या फिर गोरेगांव पूरा घूम के आना है, हाईवे के चक्कर लगा के आना है, यानी कम से 5 से 7-8 किलोमीटर ज्यादा उन्हें पूरा राउंड लगा के यहाँ तक वेस्ट में पहुंचना पड़ेगा। स्कूल का वक्त है, कॉलेज है, यहाँ पे काफी लोग हैं यहाँ पे जो यहाँ से शायद राजेंद्र तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है। मैं उनसे एक बार सवाल करना चाहूंगा। राजेंद्र दत्तात्रेय जी, आपका इस्तकबाल है। अब मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो सीधा सवाल यही है कि बीएमसी के दावे बहुत होते हैं, बजट इतना विशाल काय है, लेकिन जब तैयारियों की बात आती है, जब बारिश आ जाती है, तब तमाम दावे खोखले क्यों नजर आते हैं? ये बात है, जो बजट इतना बजट है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो खामियां है, जहां पैसा लगना चाहिए वहां नहीं लगता है, टोटल कोऑर्डिनेशन नहीं है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो ब्रिटिश जमाने से चालू था वही अभी तक वैसे ही है। उसमें जो रीडेवलपमेंट चाहिए, उसकी मरम्मत करनी चाहिए, वहाँ पे पैसा नहीं लगा। वो क्या करते हैं, जहाँ सिस्टम कोलैप्स होती है वहीं पे रिपेयर के काम करते हैं। इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होना, रीडेवलप होना चाहिए। जो अभी जो सिस्टम है वो मैक्सिमम 25-30 ml मिनिमम पर आवर जो रेनिंग होगा। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network. News